वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास सेगमेंट हमारा जिसमें कि रोज़ बरोज़ हम आपको बताते हैं प्राइवेट मार्केट से जुड़ी हुई तमाम सारी खबरें, बताते हैं कि क्या कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैनेजमेंट का व्यू क्या है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होती है। और आज भी हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट जुड़ी हुई है, जरा स्क्रीन पर उनको लेकर के आइए। फ्लेयर राइटिंग की आज लिस्टिंग हुई है, क्या शानदार लिस्टिंग हुई। हमारे साथ मोहित राठौर जी जुड़े हैं, हमारे साथ सुमित राठौर जी जुड़े हैं। आप सभी का मनी 9 के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है सर। और काफ़ी शानदार लिस्टिंग रही है और शौर्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौर्य, लेकिन एक पहला सवाल मैं चाहूँगा कि एक बार पूछ लें, उसके बाद से लिस्टिंग में बात करें। एक छोटा सा मेरा सवाल ये, आज 2-3 लोगों का फ़ोन आया, कह रहे ऐसा लग रहा काफ़ी सारे ऑपरेटर घुसे हुए थे, लिस्टिंग इतनी शानदार 65% से ऊपर के प्रीमियम पे, और उसके बाद से सर हम देख रहे हैं 10% का लोअर सर्किट। ये मतलब काफ़ी दिनों बाद ऐसा दिखा कि इतनी शानदार लिस्टिंग पे लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। आप लोगों को कुछ अंदाज़ा लगा कि हो क्या रहा है? आपसे पूछना चाहेंगे सुमित जी, आपके साथ। पहले तो धन्यवाद हमको इनवाइट करने के लिए। और ये आज हमारे लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है दैट 50 साल की जर्नी को वी वांटेड कि एक आईपीओ का मकाम मिले, वो आज मिला है। रिगार्डिंग मार्केट प्लेस, ये तो अभी हमारे तो अच्छा है कि एक अच्छा सर्किट पे खुला, एंड हमारे शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स जो भी है हमारी जर्नी में ट्रस्ट कर रहे हैं, और हमारा फ्यूचर का जो एक टारगेट है उसमें वो बिलीव कर रहे हैं। सो वी बिलीव दैट इसी जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड ये जो मार्केट के नंबर है ये तो एज एंड व्हेन हमारा अचीवमेंट एंड मुकाम आगे बढ़ेगा, वैसे ये चेंज होते रहेंगे। जी, चलिए जरा शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, काफ़ी वोलेटिलिटी रही शुरुआती दौर में, हमने देखा कि बहुत शानदार लिस्टिंग, फिर थोड़ी देर में देख रहे थे कि लोअर सर्किट लग गया, फिर देखे फिर एकदम से नहीं, अभी प्रीमियम पर है। तो ये क्या कुछ रहा, जरा एक्शन जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, एक्शन अगर देखें तो ये एनएसई पर 501 रुपये पर खुला था। जो इशू प्राइस है 64.8% ज़्यादा का प्रीमियम है। इसका इशू प्राइस था 304 का। आईपीओ कुल 50 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था और आईपीओ से लगभग 600 करोड़ जुटाए गए थे। अब यहाँ पे मार्केट कैसे हाल को देख के पहला क्वेश्चन आता है इनके प्राइसिंग को लेकर। अगर हम इनके प्राइसिंग को देखें तो FY23 के अर्निंग्स के हिसाब से इनके इशू प्राइस पर इनका पी था 24 का, जो कि इनके सारे ही पीयर्स के मुकाबले काफी ज्यादा लो है। अब जिस प्राइस पर लिस्ट हुआ है, लिस्ट होने के बाद भी इनका पीई बनता है 40 का, वो भी इनके एवरेज और मीडियम प्लेयर से लो है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इनकी अर्निंग्स FY17 से लेकर FY23 तक अपने पीयर से अच्छी ग्रो हुई है, इनके मार्जिन ज्यादा अच्छे हैं, ये बड़े प्लेयर्स हैं, तो उसके बावजूद भी इतने लोअर एंड पे प्राइसिंग रखने का रेशनल क्या था पीछे का? मोहित जी, आपसे सवाल है। Just distracted by the internet glitch. There was some yeah. चलिए दोबारा संक्षेप में अपना जैसा क्वेश्चन ये है कि आपने जो प्राइसिंग रखी थी वो 24 के FYP पे थी, अब लिस्टिंग होने के बाद वो पी बन रहा है 40 का, वो भी आपके अगर मीडियन और एवरेज से देखें तो भी पीयर्स के मुकाबले लो है, बल्कि आपकी अर्निंग्स FY17 से लेकर FY20 तक उनसे ज़्यादा तेज ग्रो हुई है, आपके मार्जिन ज़्यादा अच्छे हैं और आपका लीडिंग प्लेयर है। तो उसके बावजूद भी इतना लो प्राइसिंग रखने के पीछे का रैशनल क्या था आपका? देखिए, प्राइसिंग के लिए तो आई थिंक बैंकर्स जो हमारे VRLMs है, दे वुड बी द राइट पीपल टू आंसर दैट, बिकॉज ये सारी प्राइसिंग का जो स्ट्रक्चर है दैट वाज डिसाइडेड बाय after meeting all the investors domestic and internationally. तो जो भी है उनके सुझाव के एंड उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से हुआ है, एंड इट वाज given and presented to the board and the board of directors approved it. So that's how the pricing was done. But yes, we had left it was at a reasonable pricing, and we left something for the investors also to come in and join. So that's the reason. Yeah. सर, आपसे जानना चाहेंगे सुमित जी, अब हमने सुना है कि बहुत तेज़ी के साथ आप लोग अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो अब चूंकि अब तो आप सारे बंधनों से मुक्त हैं कि मतलब आपकी लिस्टिंग हो गई, काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हुई, भविष्य को लेकर के क्या आपकी योजनाएं हैं, किस किस सेगमेंट के ऊपर आपका फोकस रहेगा जहां आप विस्तार करने जा रहे हैं, और क्या इसके लिए क्या कोई एक्विजिशन भी प्लान कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि अब तमाम शेयर होल्डर्स आप लोगों से इस बातें सुनना चाहेंगे। तो स्ट्रेटजी तो हमारी वही है कि ओवरऑल जो हमारे 3 मेजर वर्टिकल्स है, वन इज पेन, जो हमारा सेकंड वर्टिकल है विच इज़ द क्रिएटिव इंडस्ट्री, जिसमें हम लोग रिसेंटली लास्ट ईयर हम लोग ने फ्लेयर क्रिएटिव के नाम से एंट्री ली थी इंडियन मार्केट में, एंड थर्ड हमारा वर्टिकल है द स्टेनलेस स्टील वैक्यूम बॉटल्स।
सो हमारा आगे की स्ट्रेटजी और हमारा ग्रोथ प्लान तो यही है कि तीनों सेगमेंट में जो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री नॉर्म है इन टर्म्स ऑफ 8% का जो क्रिस्टल के हिसाब से ग्रोथ पैटर्न है, हमारी ट्राई तो यही रहेगी कि वी विल बीट दैट बेंचमार्क एंड ग्रो एट अ सिग्निफिकेंट स्केल। एंड स्पेशल फोकस हमारा जो प्रोसीड्स है उसमें टू क्रिएट कैपेसिटी फॉर फ्लेयर क्रिएटिव एंड फॉर द स्टेनलेस स्टील बॉटल along with pens, तो वो तो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी एंड वी विल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू बेंचमार्क इन द कमिंग फ्यूचर। जी सर, जैसे आपने कैपेसिटी की बात करें तो अभी आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70 से 80 के बीच में चल रहा है। अब आप कैपेसिटी का एक्सपेंशन कितने पीरियड तक देख रहे हो, फिर होने के बाद आप किस तरह का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सो इसमें कंटिन्यूस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा इन कमिंग ईयर्स। एंड अगर आप एक्चुअल फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का रेवेन्यू देखें तो दैट इज समवेयर बिटवीन 25-26 वाले ईयर में ही उसका फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा, बिकॉज इट्स अ पीरियोडिक कैपिटल ग्रोथ दैट वी आर डूइंग। जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे मोहित जी आपसे कि हाँ जी। अभी अभी अगर हम देखें तो अगर हम जिस क्षेत्र में पेन जो जिसमें आप हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ से एक बड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है। ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि बस स्टेशन से लेकर के रेलवे स्टेशन से लेके हर जगह जो है लोग जो है खड़े रहते हैं पेन लेकर के बेचने के लिए, और काफ़ी लोग काफ़ी सफल भी रहते हैं। इससे निपटने के लिए क्या कोई स्ट्रेटजी आपकी योजनाएं हैं कि ताकि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो पेनिट्रेशन है वो और ज़्यादा बढ़ाएं आप? देखिए, अगर हम ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज की बात करते हैं इन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सो एज पर द क्रिस्टल रिपोर्ट ये है अराउंड 85% ऑर्गेनाइज मार्केट है और 15% ही अनऑर्गेनाइज रहा है। सो धीरे धीरे सालाना ये कम होते जा रहा है। एंड जो हिसाब से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, currently we have one of the largest and the strongest जो नेटवर्क है, हमारे 900 सेल्समैन है catering to more than 3,15,000 retailers and wholesalers across India. So जो हमारा नेटवर्क हमने बिल्ड किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिस्ट्रीब्यूशन का, सो गोइंग फॉरवर्ड ऑफ कोर्स इसमें और डीपर जाएंगे। एंड जैसे जैसे कंपटीशन भी बढ़ेगा एंड जैसे जैसे अनऑर्गेनाइज धीरे धीरे कम भी होता जाएगा, सो ऑफ कोर्स मार्केट शेयर ऑटोमेटिकली गेन होगा फॉर दी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स एंड स्पेशली हमारे लिए। जी चलिए मोहित सर, अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। आप जो है मास सेगमेंट, मिड सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट सब पे फोकस करते हैं, जिसमें आपका मिड और प्रीमियम में कस्टमर डिफरेंशिएशन में फोकस है। अब इतने कंपटीशन में आप, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, आप कस्टमर के पल्स में भी रहते होंगे, आपका R&D पे फोकस है, तो आप R&D को किस तरह से देखते हैं? मतलब कस्टमर की डिमांड के हिसाब से अपनी R&D करते हैं या फिर पहले प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसको कस्टमर की तरफ पुश करते हैं? देखिए, अगर आप हमारे ब्रांड्स को देखेंगे, सो वी हैव वेरी 3 डिस्टिंग्विश्ड ब्रांड। जैसे फ्लेयर हो गया, which is an iconic brand for almost 50 years now. The second is Hauser, which is a German brand which has a legacy of 90 years. And third is the Pierre Cardin, which is a French brand. But all the brands now are currently owned by the company, और हम लोगों ने ये तीनों सब brands are in the company and ये company ही own करती है। And ये तीनों brand are in various categories, जैसे Flair and Hauser is in mass and mid premium, एंड पियर कार्डिन इज इन प्रीमियम। सो हमारे पास जो रेंज है ना 5 रुपए से लगा करके 3,000 रुपए तक की, ये जो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट का, जिससे हम हर एक कस्टमर सेगमेंट को रीच करते हैं, राइट फ्रॉम स्टूडेंट टू दी एग्जीक्यूटिव लेवल को। एंड अलॉन्ग विद द क्रिएटिव रेंज नाउ ऑफ कोर्स वी विल बी टैपिंग दी यंगर स्टूडेंट्स एज वेल। एंड जहाँ पे ये गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो हमारा हमेशा से यही रहा है कि हम मिड प्रीमियम एंड प्रीमियम पे ज्यादा जोर लगाए। एंड इसके लिए हमने एक हाल ही में 6 महीने पहले एक नया ब्रांड भी लॉन्च किया, सूट्स, टू कम्पीट विद ऑल द इंटरनेशनल ब्रांड्स इन डोमेस्टिक मार्केट। सो इसका भी रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। एंड लुकिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन, आई थिंक आने वाले टाइम में ये चारों ब्रांड का अच्छा एक मिड प्रीमियम एंड प्रीमियम कैटेगरी के अंदर एक अच्छा मार्केट शेयर हो जाएगा। सर, अब बॉटल सेगमेंट के बारे में सुमित जी से एक छोटी टिप्पणी ले लेते हैं। सर, उसको किस तरीके से आप आगे आने वाले समय में देख रहे हैं, और ख़ास तौर से जो स्टील की बॉटल्स को लेकर के आपके क्या एक्सपेंशन प्लान है? स्टील की बॉटल, जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में और ग्लोबली ऑल्सो ट्रेंड चेंज हो रहा है। प्लास्टिक बॉटल से बहुत लोग अभी स्टेनलेस स्टील बॉटल की तरफ जा रहे हैं। एंड ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट एज पर क्रिस्टल एक हायर परसेंटेज की तरफ है। सो एज पर क्रिस्टल ये 15-16% के ग्रोथ पे रहेगा।
एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत सारी कंट्रीज के लिए चाइना प्लस स्ट्रेटेजी के हिसाब से दे ऑल्सो वांट अ सेकंड सोर्स ऑफ बॉटल्स। तो वहाँ पे एक इंडियन मैन्युफैक्चरर की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्ले होती है। एंड जैसे मोहित ने बताया कि हम हमारे नेटवर्क जो इतना पेनिट्रेटेड है पैन इंडिया और हमारे जो ब्रांड है उसका लेवरेज अगर करें तो वी इन द कमिंग पीरियड वी विल ट्राई कि इसको भी एक पैन इंडिया कैटेगरी बनाए। एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट मार्केट जो इसके लिए ओपन है अभी उसको भी हम लोग इन द कमिंग ईयर्स उसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। जी चलिए मोहित सर, अगर आपके फाइनेंशियल्स की बात करें, आपके मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं पीयर से ज़्यादा, लेकिन आपके वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज हाई हैं, तो ये कनेक्टेड है क्या? मतलब आपका फोकस रहता है कि एफिशिएंसी यूज़ करो, लेकिन फिर आप कस्टमर को ज़्यादा टाइम देते हो तो इसलिए आपको मार्जिन अच्छे मिलते हैं लेकिन रिसीवेबल्स ज़्यादा हैं, तो क्या कुछ कनेक्शन है क्या इनके बीच में आपस में ऐसा? देखिए, रिसीवेबल्स की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो लास्ट ईयर रिसीवेबल्स इसके लिए बढ़ा हुआ दिख रहा है बिकॉज हमारा सेल भी वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ा है। अगर आप देखें तो लास्ट ईयर में हमने 65% ग्रोथ किया है। एंड अगर आप रिसीवेबल्स की भी बात करते हो तो इट इज एन स्टडी 60 डेज का है। सो इट इज नॉट वेरी नॉट अलार्मिंग एट ऑल। जहां तक हम डील कर रहे हैं प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम कैटेगरी में, तो जहां पे हमको पीयर से एक 15-20 दिन का एक्स्ट्रा क्रेडिट देना पड़ता है मार्केट में बिकॉज ऑफ द मिड प्रीमियम एंड प्रीमियम कैटेगरी। सो ओवरऑल अगर हम ऐसे देखें तो कोई भी एवरीथिंग इज द सिचुएशन इज वेरी मच अंडर कंट्रोल एंड काफी अच्छी तरीके से हमारा टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ये सिस्टम से आगे बढ़ रहा है। जी चलिए, चलते चलते अब आखिरी सवाल आप लोगों से, क्योंकि अब आप एक लिस्टेड कंपनी है और तमाम निवेशकों की जिम्मेदारियां जो है वो आपके कंधों पर हैं और बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, जो लोग खास तौर से लंबी अवधि के निवेशक होंगे। उनसे चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी भविष्य की ग्रोथ की योजनाएं हैं? सुमित जी, आपसे जानना चाहेंगे। हम तो बस यही कहेंगे कि 50 साल से आप हमें देख रहे हैं और हमारी जर्नी को देख रहे हैं एंड वी हैव ऑलवेज ग्रोन अलोंग द इयर्स। और आगे भी हमारा यही एक उम्मीद रहेगी एंड एक टारगेट रहेगा कि जैसे हम लोग लास्ट 50 इयर्स में ग्रो किया है, आगे वाले सालों में भी उसी तरह हम लोग पेनिट्रेट एंड ग्रो करेंगे एंड विल ट्राई टू बिकम मोर ऑफ अ ग्लोबल ब्रांड इन द कमिंग ईयर्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। उम्मीद करते हैं कि समय समय पर आगे आने वाले समय में आपके नतीजे पॉजिटिवली सरप्राइज करें और हमको आप लोग समय देते रहें ताकि हम आपके माध्यम से, आपसे बातचीत के माध्यम से आपके तमाम निवेशकों को, अपने दर्शकों को आपकी कंपनी की विस्तार योजनाएं बताते रहें। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर जरा और विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ अरुण मंत्री जी बने हुए हैं। अरुण सर, आपसे जानना चाहेंगे ये क्या हुआ सर? आज 500 के ऊपर लिस्ट हुआ, 10% का लोअर सर्किट अभी भी लगा हुआ है सर, 450 का भाव देखने को मिल रहा है। इतनी शानदार लिस्टिंग के बाद और उसके बाद से इस तरह का लोअर सर्किट लगना, क्या कुछ ऑपरेटर्स घुसे हुए थे जिसकी वजह से ऐसा एक्शन देखने को मिला? आप कैसे देख रहे हैं इसको? और जिन लोगों के पास है, जिनको अलॉट हुआ है, जो लोग वो निकल गए वो तो ठीक है, पर जो लोग बने हुए हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, जहाँ तक स्टॉक की बात है, स्टॉक पे भी हमने लिस्टिंग गेन्स के लिए ही सलाह दी थी। और वैसे तो अगर आप देखें ओवरऑल लोअर सर्किट पे है, पर अभी भी थोड़ा बहुत गेन नजर आ रहा है ओवरऑल लिस्टिंग पे। पर मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है। कोई लंबी अवधि के लिए तो नहीं, एटलीस्ट 2 से 3 महीने मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में स्टेबिलिटी है, ओवरऑल कंपनी अच्छी है, अच्छे वैल्यूएशंस के आसपास है। थोड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेच हुआ है डेफिनेटली लिस्टिंग के बाद, पर अभी भी गेन्स अच्छे बन रहे हैं ओवरऑल इन्वेस्टर्स को। तो 1 से 2 महीने के लिए और होल्ड करके चले अगर किसी को और अपसाइड की गुंजाइश रखनी है। वैसे तो लिस्टिंग गेन्स में प्रॉफिट बुक करने की सलाह पहले दी थी, पर अभी भी अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो 1 से 1.5 महीना दे सकता है। थोड़ा बहुत और अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकता है। एक ही चीज का ध्यान रखें, इसमें वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहें, क्योंकि अपसाइड प्रीमियम में लिस्ट हुआ है, थोड़े वैल्यूएशन स्ट्रेच है, तो डाउनसाइड के लेवल्स भी और हो सकता है 1 से 2 दिन में देखने को मिले। तो वो वोलेटिलिटी को आपको अपने पास रखना है, उस वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए स्टॉक को होल्ड करें। आने वाले दिनों में जैसे ही स्टॉक स्टेबल होगा, थोड़ा अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अपसाइड देखने को मिल सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, अब जिनको शेयर नहीं मिले हैं, लोअर सर्किट लग गया है मान लीजिए, हालांकि अभी भी इशू प्राइस से तो ऊपर ही है, लेकिन जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ उस पर लोअर सर्किट लगा हुआ है, तो क्या वो लोग एंट्री कर सकते हैं सर? अभी बहुत सारे सवाल इस तरह के आए हुए हैं कि लोअर सर्किट लग गया है, क्या खरीदारी कर सकते हैं? विपुल जी, लोअर सर्किट है तो हो सकता है कल भी आपको थोड़ा नीचे खुलता हुआ नजर आए, तो थोड़ा और नीचे मिलता है तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि लोअर सर्किट पे तो यूजुअली अगर आप ट्रेंड देखें
अगर आज लोअर सर्किट लगा है तो कल भी थोड़ा बहुत प्राइस नीचे ही देखने को मिलेगा। तो किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो स्टेबिलिटी आने दे, क्योंकि एक टिपिकल एक नया आईपीओ है, एक पेन सेगमेंट का आईपीओ काफी दिनों बाद आप कह सकते हैं पेन इंस्ट्रूमेंट स्टेशनरी काइंड ऑफ आईपीओ बहुत दिनों बाद देखने को मिला है। तो 1 से 2 दिन वोलेटिलिटी रहेगी, उस वोलेटिलिटी को पचने दें, मार्केट को उसको ऑब्जर्व करने दें, देन वापस एंट्री करें। तो नई एंट्री के लिए 1 से 2 दिन वेट करें, नीचे के लेवल्स मिलता है तो वहां पे जैसे वोलेटिलिटी खत्म होगी तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं। तो 1 से 2 दिन का वेट करना चाहिए। तो फ्लेयर पे क्या स्ट्रेटजी आपको करनी है कि अगर आपने बुक नहीं किया, लिस्टिंग गेन पे की जो सलाह थी, अगर लिस्टिंग गेन नहीं लिया है, बने हुए हैं, तो 1-2 महीने अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, स्टेबिलिटी आ जाए उसके बाद से शेयर में मजबूती देखने को मिलेगी। जिन लोगों ने नहीं लिए हैं तो इसलिए मत लीजिए कि लोअर सर्किट लगाए, क्योंकि हो सकता है कल थोड़ा और दबाव देखने को मिले तो आपको थोड़ा और सस्ता मिल जाए, तो वहाँ से अगर रिकवरी आएगी तो आपका मुनाफा आपको थोड़ा बढ़ करके मिलता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल फ्लेयर में ये स्ट्रेटजी के साथ आप काम काज कर सकते हैं। लेकिन सॉरी, बहुत सारे सवाल आज भी टाटा टेक के ऊपर आए हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि टाटा टेक में कल हमने नहीं बेचे। एक हमारे हकीम साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने 7 शेयर बेचे थे, बाकी मैंने नहीं लिए हैं। मोटो जोशी जी कह रहे हैं टाटा टेक में फ्रेश एंट्री का प्राइस बता दीजिए कहाँ पर मिलेगा। तो हर तरीके के लोग हैं सर, और टाटा टेक का यूफोरिया इस तरीके का देखने को मिला। लिस्टिंग हमने देखा कितनी शानदार देखने को मिली, आज गिरावट है। क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है? जिन लोगों ने कल नहीं बेचा और उनको ये अफसोस हो रहा है कि उन्होंने क्यों नहीं बेचा, उनके लिए क्या आप कोई दिलासा देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए विपुल जी, इंटरेस्टिंग इसमें आपको केस स्टडी मैं बता सकता हूँ। जो प्राइस ग्रे मार्केट में चल रहा था या फिर जो अनलिस्टेड मार्केट में चल रहा था 950 से 1000 के आसपास था, और जब भी आईपीओ 500 के आसपास आया तो काफी लोगों ने ये कहा कि जो अनलिस्टेड जिन्होंने बाय किया है उनको लॉस हो जाएगा, या कह सकते हैं एट पार तक वो रहेंगे, क्योंकि वो अभी भी लॉकिंग में रहते हैं। तो अनलिस्टेड जिन्होंने शेयर बाय किए वो 6 महीने के लॉकिंग में अभी भी रहेंगे, पर उनको भी अच्छा मुनाफा हो रहा है। वो भी 1300 के आसपास स्टॉक अभी चल रहा है, 1250-1300 के आसपास। तो हमने जो ये राय रखी है स्टॉक पे 1100 के आसपास अगर ये आता है तो एंट्री कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 1100 के आसपास से एक बार का जब प्रॉफिट बुकिंग खत्म होगी तो वहां से स्टेबिलिटी आना शुरू होगा, तो 1100 के आसपास मिलता है तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं। अगेन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लॉन्ग टर्म का ही नजरिया है, क्योंकि ऑटो इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाइस के पास है, और ओवरऑल इस ये सेगमेंट की जो ओवरऑल कंपनीज है वो काफी अच्छा कर सकती है। वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच है विपुल जी लिस्टिंग के बाद, वो चीज का ध्यान रखें, पर क्योंकि टाटा का ब्रांड है तो वैल्यूएशन डेफिनेटली आपको ऊपर के ही नजर आएंगे प्रीमियम सेगमेंट में। तो इसीलिए 1100 के आसपास मिलता है तो वहां पे एंट्री करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म का नजर लगा के बाय करें। लॉन्ग टर्म का नज़र लगा के बाय कर सकते हैं 1100 के आसपास। लेकिन अगर बाकी जो 2 बचे हुए हैं सर, इरिडा और गांधार ऑयल, इन पे भी अगर आप छोटी सी टिप्पणी कर दें, वहाँ पर भी क्या सेम स्ट्रेटजी रहेगी या वहाँ पे कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाने की सलाह दे रहे हैं आप, जिनके पास बचे हुए हैं अभी? विपुल जी, IREDA में मैंने पहले भी कहा था एग्रेसिवली हमने इस पे बाई कॉल दिया था, और लिस्टिंग गेन्स पे बुक नहीं करने की भी सलाह दी थी, क्योंकि ये स्टॉक काफी बड़े लेवल्स ऊपर में दिखा सकता है। अभी भी मुझे लग रहा है 90 तक के लेवल्स लॉन्ग टर्म में स्टॉक दिखा सकता है, क्योंकि एक यूनिक कंपनी, अगर रिन्यूएबल एनर्जी के जो बातें चल रही है वो आने वाले दिनों भी और एग्रेसिव हो सकती है। अगर ये गवर्नमेंट रिपीट होती है तो ये सेगमेंट एक बड़ा बूस्ट कर सकता है। तो 90 तक के टारगेट्स लॉन्ग टर्म में है, तो स्टॉक को बेचने की सलाह नहीं है, 90 तक होल्ड करें। गंधार ऑयल में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है, क्लियरली लिस्टिंग पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी, वो अभी भी इंटैक्ट है। फ्रेश खरीदारी की राय गंधार ऑयल में नहीं है। नेक्स्ट थोड़े दिन देखने के बाद, वोलेटिलिटी खत्म होने के बाद फ्रेश कॉल स्टॉक पे लेंगे। ठीक, ये यहाँ पर स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। इन तमाम आईपीओस के ऊपर हमने आपको डिटेल में विस्तारपूर्वक बता दिया, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, कौन लोग जो है रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए। अब जरा शौर्य के पास चलते हैं, क्योंकि बहुत लोग शिकायत करते हैं कि आप एसएमईज के बारे में, आईपीओ के बारे में कम बात करते हैं। तो शौर्य फटाफट जो है हम चाहेंगे कि आप बताइए कि कौन कौन से एसएमई आईपीओ खुले हुए हैं, फिर एक छोटी टिप्पणी अरुण सर से लेते हैं। चलिए सारे एसएमई का एकदम से अपडेट ले लेते हैं। पहले कंपनी है दीपक केमटेक्स, ये आज का आखिरी दिन है 1 दिसंबर को, और ये आज 12:30 बजे तक 81 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है, और 80 रुपीज़ के अपर प्राइस बैंड पे इसे 32 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। फिर दूसरी कंपनी है एमिक फोर्जिंग, ये भी आज 1 दिसंबर को बंद हो जाएगी, ये भी 81 गुना सब्सक्राइब हो चुके हैं और इसे 50 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। फिर है नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज, ये 30 नवंबर को खुली थी, 4 दिसंबर तक खुली रहेगी, और इसको 1 दिसंबर तक 27 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, उसका जीएमपी चल रहा है 6 रुपये पर शेयर का। फिर आती है ग्राफिशंस की अगर बात करें तो वो उसका प्राइस चल रहा है 111 रुपये पर शेयर का। कंपनी 53 करोड़ रुपये जुटाने को देखी, और आज 1 दिसंबर को 12:30 बजे तक ये 74% भर चुकी थी, जीएमपी इसका बिल्कुल नहीं है। फिर है लास्ट है मेरिन ट्रेंड्स इंडिया, ये 30 से नवंबर से 5 दिसंबर तक खुलेगा, और आईपीओ से 11 करोड़ के आसपास जुटाने को देख रहे हैं, 2 गुना ज़्यादा कंपनी सब्सक्राइब हो चुका है, और जीएमपी इसका भी 0 रुपये का चल रहा है। सर, इनमें से किसी पर आपकी कोई टिप्पणी जो आप ट्रैक कर रहे हो, जो आपको एसएमई क्षेत्र में अच्छा लग रहा हो?
विपुल जी, फ्रैंकली अगर बात करें तो फिलहाल जो पूरा फोकस है वो प्राइमरी सेगमेंट में ही है, पर दीपक केमटेक्स की हमने थोड़ी बहुत स्टडी पहले भी की थी, 1-2 दिन पहले, पर वो स्टॉक मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन्स पे अच्छा कर सकता है। तो अगर आपको कोई आईपीओ दूसरे प्राइमरी सेगमेंट में नहीं लगे हैं तो इसमें आप अपना लक आजमा सकते हैं। अगेन प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए ही सलाह है, लिस्टिंग डे के दिन आपको निकल जाना है, जो भी प्राइस आपको मिले। तो दीपक केमटेक्स में आप अपना लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दूसरी कंपनीज में ज्यादा कुछ स्टडी नहीं किया तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं रहेगी, तो अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया तो इसमें करके चल सकते हैं। दीपक केमटेक्स में आज आखिरी दिन है, यहाँ पर आप अप्लाई करके चल सकते हैं, ये कहना है अरुण जी का। अगर आपका किसी तीनों आईपीओ में मेन बोर्ड में नहीं लगा है तो आप यहाँ पर एसएमई में ट्राई कर सकते हैं। मोटो जोशी जी कह रहे हैं एसएमई आईपीओ कवर कीजिए। कर लिया सर, अब तो कर लिया, अब तो मत शिकायत कीजिए। चलिए, तो फिलहाल आज के वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।